और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो पहले ध्यान देंगे क्रांति कोण की परिभाषा। तो क्रांति कोण का परिभाषा है जब सघन माध्यम, अब सघन माध्यम क्या होता है, तो वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, वह सघन माध्यम कहलाता है। तो लिखेंगे जब सघन माध्यम में स्थित आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 अंश का, अर्थात समकोण हो जाता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। तो परिभाषा को यहाँ पे लिख लीजिए, जब सघन माध्यम में स्थित सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण 90 अंश या समकोण होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए जब प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से, यह ऊपर सघन माध्यम है, जब विरल माध्यम में जाती हैं तो यह समकोण पर मुड़ जाती हैं। कितने पर, समकोण पर, 90 अंश पर मुड़ जाती हैं। तो यह जो कोण बनता है, और यह जो कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यह जो कोण बना ये क्रांति कोण कहलाया। और क्रांति कोण को किसे दिखाते हैं, तो I बराबर C होता है, और यहाँ R बराबर क्या है, 90 अंश होता है। यह ऊपर वाला माध्यम क्या रहेगा, सघन रहेगा, और नीचे वाला माध्यम क्या रहेगा, विरल रहेगा। तो सघन माध्यम में क्या लिखा गया, सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण क्या हो, 90 अंश हो या समकोण होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि क्रांति कोण का मतलब यहाँ पर कितना अंश का कोण बने, 90 अंश का कोण बने। तो 90 अंश का कोण कब बनेगा, जब प्रकाश की किरण जो है ऐसा गुजरे जो कितने अंश का कोण बन जाए, 90 अंश का जहाँ कोण बन जाता है वहाँ पर क्या कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। तो अब हम लोग सीखेंगे क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध है। यह संबंध जो है कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्रांति कोण को किसे दिखाएंगे, सी से। तो क्रांति कोण सी तथा अपवर्तनांक में संबंध। अब दोनों में क्या संबंध है, तो हेडिंग को पहले क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी नोट पहले हेडिंग को कर लीजिए। तो अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध के लिए या बीचों बीच में लिख सकते हैं, या सिद्ध कीजिए, या यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध कीजिए n बराबर कोशेक सी, यही लाना है। कोशेक जो है सी का नाम क्या है, क्रांतिक कोण है। तो अब यहाँ सिद्ध करके बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्रांति कोण, चाहे तो इस चित्र को यहाँ पर पुनः जो है आप सभी विद्यार्थी बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो है यह लेंस है, और जो है लेंस के ऊपर जो है प्रकाश की किरणें गुजरा, और गुजरने के बाद से कितने अंश का कोण बन जाए, 90 अंश का कोण बन जाता है। तो इस कोण को क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं।
और यहाँ पे जो है इसको क्या कहेंगे, आई बराबर सी कहते हैं और आर बराबर जो है क्या है, 90 अंश है। तो अब यहाँ पे सिद्ध करके जो है दिखाया जाएगा कि n बराबर कोसेक सी कैसे आएगा। तो हेडिंग को नोट कर लीजिएगा और चित्र को पहले क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे माना, माना क्रांति कोण, माना क्रांति कोण क्या है, माना क्रांति कोण जो है सी तथा अपवर्तनांक, तथा क्या लिखेंगे, तथा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसे दिखाते हैं, यन से, अपवर्तनांक यन है तो। अब यहाँ अपवर्तनांक यन है तो अब यहाँ पे लिखेंगे स्नेल का नियम, किसका नियम, स्नेल का नियम। तो यहाँ लिखेंगे स्नेल का नियम क्या होता है, इसे स्नेल का नियम जो है कई बार बताया जा चुका है कि स्नेल का नियम क्या होता है। नहीं आपको याद होगा तो याद कर लीजिएगा कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो क्या है, साइन आई होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, बराबर होता है 1n2 होता है। अब यहाँ आई के जगह पे क्या रखना है, सी रखना है और आर के जगह पे क्या रखना है, 90 अंश रखना है। तो यहाँ पर अगला लाइन लिखेंगे साइन आई के जगह पर सी बटा और साइन आर के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन आर के जगह पर 90 अंश हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1n2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है अगला लिखेंगे साइन सी को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, साइन सी हो जाएगा बटा साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, 1n2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 को आगे करेंगे, 1 को क्या करेंगे, पीछे करेंगे, या यहाँ 1 को जो है जब यहाँ 2 आगे होगा 1 जब पीछे होगा तो यह इसका व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो क्या बनेगा, 1 बटा जो है यह बन जाएगा 1 बटा साइन सी हो जाएगा, 1 बटा साइन सी, तो 1 बटा साइन सी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ 2 आगे आ जाएगा 2n1 हो जाएगा। और 1 बटा साइन क्या होता है, तो 1 बटा साइन जो है कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक जो है क्या है, कोसेक हो जाएगा। और यहाँ कोसेक सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 बटा साइन सी है तो कोसेक सी बराबर क्या हो जाएगा, 2n1 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं, या 2n1 क्या लिखेंगे, 2n1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो यह जो सूत्र बना किनका सूत्र है, तो क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में क्या है, संबंध है। तो इस सूत्र का निगमन जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। क्या करना था, स्नेल का नियम पर लागू करना है। तो साइन आई बटा साइन आर था बराबर 1n2 होता है, किनका सूत्र है, स्नेल का नियम है। अब आई के जगह पे क्या रखा गया, सी रखा गया है और आर के जगह पे क्या है, 90 अंश है, 1n2 हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो साइन सी बटा 1 हो जाएगा, बराबर 1n2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 को जब आगे करेंगे 1 को पीछे करेंगे तो यह व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो 1 बटा साइन हो जाएगा। और 1 बटा साइन क्या होता है, तो त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे कि 1 बटा साइन जो है कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक सी हो जाएगा और बराबर क्या हो गया, 2n1 हो जाएगा, या 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक सी हो जाएगा। यह सी है, ध्यान दीजिएगा यह क्या है, सी है। और सी का अगर नाम याद रखेंगे तो सी का क्या नाम है, तो याद रखिएगा सी का नाम जो है होता है पूर्ण, मन होता है पूरा, आंतरिक माने अंदर का, परावर्तन माने क्या होता है, वापस जाना, मतलब कि जो प्रकाश की किरण आएगा और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। तो इसको उत्तर क्या होगा, जब सघन माध्यम में, अब सघन माध्यम क्या होते हैं यह भी पिछले वीडियो में बताया गया था। तो जब सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जो क्रांति कोण से क्या हो जाए, अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, जब सघन माध्यम में, जब सघन माध्यम में, सघन माध्यम में स्थित, सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण, वह आपतन कोण
जो क्रांतिक कोण से, आपतन कोण जो क्या हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, से अधिक होता है, तो प्रकाश की किरणें, किरणें उसी माध्यम में, प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इस घटना को लौट जाती हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कितना आसान है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। परिभाषा को एक बार और समझेंगे। जब सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जो क्रांति कोण से क्या हो जाए, अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अभी क्रांति कोण का मतलब क्या है, तो क्रांति कोण कल बताए थे कि अगर यहाँ से जैसे मान लीजिए लेंस है और लेंस पे जो है यह अभिलंब है, तो प्रकाश की किरणें अगर आया और यहाँ क्या आया, वापस क्या है, जो प्रकाश की किरणें जा रहा है, ये क्या हो गया, 90 अंश का कोण बना करके, कितने अंश के, 90 अंश के कोण बना करके जब जाता है, तो यहाँ पे जो कोण बना 90 अंश बना, और यह जो कोण बना क्या बना, क्रांति कोण बना। मतलब सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जो अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 अंश का हो जाता है, क्रांति कोण कहलाता है। अब ये क्रांति कोण यहाँ तक है। अगर एक क्रांति कोण का मान अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। मतलब जब एक क्रांति कोण का मान जो है क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ तक दो क्रांति कोण है, लेकिन क्रांति कोण से जब अधिक हुआ है तो प्रकाश की किरणें क्या हो गया, उसी माध्यम में वापस लौट गई हैं। तो इस घटना को क्या कहा जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इस चित्र को भी बना लीजिएगा, और यहाँ जैसे लिख सकते हैं, जैसे क्या होगा, तो हीरे का चमकना जो होता है, हीरे का चमकना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। याद रखिएगा, कंपटीशन में कई बार पूछा गया है, हीरे का चमकना किस पर आधारित होता है। लिखेंगे हीरे का जो चमकना होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, हीरे का चमकना। और दूसरा लिख सकते हैं जल में परखनली का चमकना। अगर यहाँ जब जल में परखनली को रख दिया जाता है तो उस जल में क्या होता है, परखनली क्या होता है, चमकता है। तो लिखेंगे जल में परखनली का चमकना, परखनली का चमकना। तो दो जो है यहाँ पर दो इसका एग्जाम्पल बताया गया। पहला क्या है, हीरे का चमकना, दूसरा क्या है, जल में परखनली का चमकना। अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त क्या हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त जो है निम्न है। शर्तें क्या हैं, तो अब यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो शर्त हैं वो क्या है, निम्न है। तो यहाँ लिख लेंगे, पहला यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त,
या शर्तें क्या हैं, निम्न हैं। अब निम्न मतलब नीचे एक दो करके बताया जाएगा। तो यहाँ पहला, अब यहाँ पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि प्रकाश सघन माध्यम, ध्यान देंगे, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। प्रकाश कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे पहला, प्रकाश, प्रकाश जो है सघन माध्यम से, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, की ओर जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो प्रकाश जो है सघन माध्यम से किधर जाएगा, विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। और यहाँ तीसरा लिखेंगे, तीसरा नहीं दूसरा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। अब ऊपर भी बताया गया है कि आपतन कोण जो है क्रांति कोण से जब अधिक होता है तो प्रकाश की किरणें क्या हुआ है, उसी माध्यम में वापस लौट गया है। इस घटना को क्या कहा गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो दूसरा शर्त है कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण क्रांति कोण से, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है, से अधिक होता है, अधिक होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो यह जो है दो जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त हो गया। पहला क्या बताया गया, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। और दूसरा क्या है, आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो जब अधिक होगा तभी तो प्रकाश के किरणें जब आएगा, जैसे मैंने प्रकाश की किरणें आया टकरा करके जब अधिक है, किससे अधिक है, क्रांति कोण से अधिक है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया। इस घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहा जाता है। तो यह दो शर्त जो बताया गया, आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर इसे हैं समंजन क्षमता कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इसका उत्तर जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर, जब हम समीप की वस्तुओं को, जब हम समीप की वस्तुओं को, जब हम समीप की वस्तुओं को देखते हैं, समीप की वस्तुओं को देखते हैं, देखते हैं तो आँख के मांसपेशियाँ, आँख की मांसपेशियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो जब हम समीप की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी आँख की जो मांसपेशियाँ होती हैं वह क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे फोकस दूरी के मान में, जिससे फोकस दूरी के मान में, फोकस दूरी के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। फोकस दूरी के मान में परिवर्तन हो जाता है, फोकस दूरी के मान में परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है। फोकस दूरी के मान में परिवर्तन होने की क्षमता ही क्या कहलाता है, आँख का समंजन क्षमता कहलाता है। तो लिख सकते हैं, तो आँख का इस प्रकार, आँख
का इस प्रकार फोकस दूरी बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? आँख का समंजन क्षमता कहते हैं। आँख का क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। कितना आसान है। इसे आप 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये उत्तर क्या होगा? याद हो जाएगा। जब हम समीप की वस्तु को देखते हैं तो आँख की क्या होती हैं? मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे फोकस दूरी के मान में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। और आँख का इस प्रकार फोकस दूरी बदलने की क्षमता क्या कहलाती हैं? आँख का समंजन क्षमता कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? दृष्टि माने होता है देखना और दोष माने क्या होता है? कमियाँ। अब यहाँ दृष्टि दोष क्या हैं और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, अब इनके बारे में भी समझना है। तो अब दृष्टि दोष के पहले परिभाषा समझ लेंगे कि दृष्टि दोष किसे कहा जाता है। तो दृष्टि दोष क्या हैं? तो यदि मानव नेत्र के लेंस में, मानव के जो आँख के अंदर जो लेंस होते हैं वह लेंस में विकृति आ जाए, विकृति मतलब कमियां आ जाए, तो इस कमियां को ही क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि यदि मानव नेत्र में, यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, यदि मानव नेत्र में माने मनुष्य के आँख में, मानव नेत्र में नेत्र के कर दीजिए, मानव नेत्र के लेंस में, मानव नेत्र के लेंस में विकृति आ जाती हैं, विकृति मतलब कमियां, विकृति आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे दृष्टि दोष कहते हैं। उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। कितना आसान है। यदि मानव नेत्र के लेंस में विकृति आ जाती है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष में, समझ में आ गया होगा कि मानव के नेत्र में किसी वस्तु को देखने में जो कमियां हो जाए उसी को क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष के प्रकार, तो दृष्टि दोष जो होते हैं वह 2 प्रकार के दृष्टि दोष के प्रकार। तो दृष्टि दोष जो होते हैं, देखा जाए तो दृष्टि दोष 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है दृष्टि दोष जो है 2 प्रकार के पढ़ना है। तो लिखेंगे दृष्टि दोष के प्रकार में, अब नीचे लिख लेंगे दृष्टि दोष जो है 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे दृष्टि दोष कितने प्रकार के? दृष्टि दोष 2 प्रकार के, दृष्टि दोष 2 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? दृष्टि दोष 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम है निकट दृष्टि दोष और दूसरा का नाम क्या है? दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पहला लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और दूसरे का नाम है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है कि यह बीमारी आँख में हो जाता है, क्या कारण होता है? तो यहाँ लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? बहुत आसान है। अब देखिए जो नाम लिखा गया है बस इसी के बारे में समझना है।
वह दृष्टि दोष होता है जो निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। लिखेंगे वह दृष्टि दोष जो निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं क्या होती हैं? अस्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कितना आसान है। वह दृष्टि दोष क्या है? वह दृष्टि दोष जो निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हैं? इसका क्या कारण हो जाता है कि यह बीमारी आँख के अंदर हो जाता है? तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, निकट दृष्टि दोष के कारण। अब इसका कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष के कारण तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के मुख्य कारण जो है 2 हैं। निकट दृष्टि दोष के मुख्य कारण कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब पहला क्या है? तो पहला है नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाना। मतलब मनुष्य के जो आँख होता है उसकी वक्रता जब बढ़ जाता है तो यह बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पहला लिख लेंगे। पहला इसका कारण क्या है? तो लिखेंगे पहला, तो लिखेंगे यहाँ पर नेत्र लेंस का वक्रता क्या होता है? बढ़ जाना। तो वक्रता अगर बढ़ जाता है तो यह बीमारी क्या हो जाता है। दूसरा होता है नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाना। क्या लिखेंगे? नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाना। तो 2 कारण होता है। दोनों कारण जो है बहुत ही आसान है। क्या बोलेंगे? नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाना और नेत्र गोले का व्यास जब बढ़ जाता है तो यह बीमारी उत्पन्न हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है? तो निवारण क्या होगा? लिखेंगे इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में क्या लगाना पड़ेगा? अवतल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे इस दोष के निवारण के लिए इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में क्या लिखेंगे? चश्मे में अवतल लेंस क्या करेंगे? अवतल ध्यान देंगे। अवतल लेंस क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं। तो
अगर ये बीमारी हो जाए, निकट दृष्टि दोष का बीमारी हो जाए, तो चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इसलिएगा तो लिखेंगे यहाँ पर वह दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष, दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुएं, जो दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं, परंतु निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती, अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को, ऐसे दृष्टि दोष को, ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? ऐसे दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं, दोष कहते हैं। कितना आसान है। इसे आप सभी विद्यार्थी जब इसे 2 बार बोलेंगे तो आपको परिभाषा क्या होगा? याद हो जाएगा। तो क्या है? वह दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे दृष्टि दोष को, ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब दूर दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं कि यह बीमारी आँख के अंदर हो जाता है। लिखेंगे यहाँ पर दूर दृष्टि दोष के कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण। अब इसमें कारण क्या है? तो दूर दृष्टि दोष के जो कारण हैं मुख्य 2 हैं। लिखेंगे दूर दृष्टि दोष के कारण कितने हैं? तो मुख्य 2 हैं। तो पहला जो कारण है, तो कल वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कल वाला हम लोग क्या पढ़े थे? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और उसमें भी बताया गया था कि निकट दृष्टि दोष में भी 2 कारण होते हैं। पहला उसमें कारण क्या बताया गया था? नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाना। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस का वक्रता घट जाना। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो लिखेंगे यहाँ पर नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस का वक्रता, नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस का क्या होगा? वक्रता, लेंस वक्रता घट जाना। कल क्या था? हम लोग पढ़े थे बढ़ जाना। तो निकट दृष्टि दोष में याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस का वक्रता क्या होता है? बढ़ जाना। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस का वक्रता घट जाना। तो नेत्र लेंस का अगर वक्रता घट जाता है तो यह हमारे आँख में कौन सा बीमारी होता है? दूर दृष्टि दोष का बीमारी हो जाता है। दूसरा लिख सकते हैं नेत्र गोले का, क्या लिखेंगे? नेत्र गोले का व्यास घट जाना। नेत्र गोले का व्यास, नेत्र गोले का व्यास क्या होना? नेत्र गोले का व्यास घट जाना। अब नेत्र गोले का जो व्यास अगर घट जाता है तो क्या होता है? दूर दृष्टि दोष का बीमारी आँख के अंदर हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है? तो यहाँ लिखेंगे दूर दृष्टि दोष के निवारण, दूर दृष्टि दोष के निवारण, दूर दृष्टि दोष के निवारण। मतलब इनका जो है निवारण कैसे किया जाएगा? अगर ये दूर दृष्टि दोष का बीमारी अगर हो जाए तो चश्मे में कौन सा लेंस लगाना चाहिए? लिख देंगे दूर दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए,
दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष के निवारण करने के लिए चश्मे में जो है उत्तल लेंस जो है क्या करना चाहिए? प्रयुक्त करना चाहिए। और कल हम लोग पढ़े थे निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लग रहा था? अवतल लेंस, इसमें उत्तल लेंस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जरा दूरदर्शिता। अब जरा दूरदर्शिता क्या होता है? अब यह नाम से ही आपको देखेंगे जरा दूरदर्शिता। क्या लिखेंगे? जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता क्या होता है? कहेंगे वह दृष्टि दोष होता है जो निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे वह दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुएं जो हैं, दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? दूर की वस्तुएं तथा निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं तथा निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? ऐसे दृष्टि दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो जरा दूरदर्शिता समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है? इसमें निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों जो है अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? जरा का मतलब क्या हो गया? सब कुछ जर गया, मतलब उनके जो निकट दृष्टि दोष भी क्या हो गया? खत्म हो गया है। और दूर दृष्टि दोष भी उनका क्या हो गया? खत्म हो गया है। मतलब दोनों ही परेशानी हैं, उसे क्या कहा जाता है? जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब जरा दूरदर्शिता का निवारण कैसे होता है? अगर कारण पूछा जाए कि जरा दूरदर्शिता का कारण क्या होता है, तो इसमें क्या होते हैं? मनुष्य की उम्र जो है क्या है? बहुत अधिक हो जाता है। तो यह जो है बूढ़े आदमी के अंदर जो है बीमारी होता है। जिनकी उम्र जो है 100 से ऊपर हो जाता है, तो यह बीमारी क्या हो जाता है? जरा दूरदर्शिता आँख के अंदर हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है? तो चश्मे में जो है द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग लिख लेंगे कि जरा दूरदर्शिता का निवारण क्या है। लिखेंगे जरा दूरदर्शिता का निवारण। अब जरा दूरदर्शिता का निवारण कैसे करेंगे? तो लिखेंगे जरा दूरदर्शिता के निवारण। तो जरा दूरदर्शिता का जो निवारण होगा कैसे किया जाएगा? तो लिखेंगे कि जरा दूरदर्शिता के निवारण करने के लिए चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगता है? चश्मे में द्विफोक्सी लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। द्विफोक्सी लेंस
प्रयुक्त करना चाहिए। दो फोकसी लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो अब द्विफोक्सी लेंस क्या होता है? तो द्विफोक्सी लेंस का मतलब होता है वह लेंस होता है जो अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों से मिलकर बना होता है, उसे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। तो अब यहाँ चाहे तो द्विफोक्सी लेंस का परिभाषा भी लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस क्या होता है? फोक्सी लेंस वह लेंस होता है जिसमें क्या होता है? अवतल तथा उत्तल दोनों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वह लेंस जो उत्तल लेंस तथा क्या कहेंगे? अवतल लेंस दोनों से मिलकर बना होता है। दोनों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। उसे क्या कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। उसे द्विफोक्सी द्वि लिख देंगे यहाँ पर। द्विफोक्सी ध्यान देंगे। द्विफोक्सी जो है लिख देंगे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? वह लेंस जो उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों से मिलकर बना पर की फोकस दूरी क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र का जो है निगमन जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और एक एक लाइन जो है निगमन आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर एक दर्पण है और एक कौन सा दर्पण है? तो यह दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जो उभरे भाग पे क्या हो? कलई हो और जो है दबे भाग पे क्या हो? परावर्तन की क्रिया हो। जैसे यहाँ प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर गया है चिकने तल पे, तो प्रकाश की किरणें टकरा करके उसी माध्यम में क्या हो गया है? वापस आ गया है। अब पुनः यहाँ से प्रकाश की किरणें गया है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या हो रहा है? वापस जा रहा है। मतलब इधर से आ रहा है और टकरा के उसी माध्यम में क्या जा रहा है। और यह वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा है। और यहाँ इसके बिंदु से, मतलब ये वस्तु है, उस वस्तु का नाम क्या है? ओ डैश है। और ओ डैश के मतलब वो सामने जो है प्रकाश की किरणें जाएगी, समांतर जाएंगी प्रकाश की किरणें। तो यह अपवर्तन के बाद जो है फोकस से होते हुए जाती है। किससे होते हुए? जब यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर से जो प्रकाश की किरणें जाती हैं तो टकरा करके फोकस से होते हुए निकलती हैं। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए? पहले इसको बना लीजिएगा। और यहाँ से ध्यान देंगे, यह फोकस है और फोकस को किसे दिखाएंगे? यहाँ पर यह फोकस को किसे दिखाएंगे? यफ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ जो है यह बना हुआ, यह जो है प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब दूरी किसे दिखाया जाता है? भी से। और यह वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या किसे दिखाते हैं? आर से। और यहाँ से और यहाँ तक की जो है पी तक की जो बीच की दूरी, इसका नाम है वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी किसे दिखाते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर सामने चित्र में क्या क्या आपको दिखाई दिया? तो माना एक दर्पण है और कौन सा दर्पण है? M1 M2 जो है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? M1 M2 जो है अवतल दर्पण है। इसमें वस्तु की दूरी क्या है? U है। प्रतिबिंब की दूरी V है। फोकस दूरी F है। वक्रता त्रिज्या क्या है? R है। तो इतना पहले जो है यहाँ माना को लिखा जाएगा और माना लिखने के बाद से जो है निगमन एक एक लाइन आपको बताया जाएगा। तो पहले माना को लिख लीजिए। माना अवतल दर्पण, माना अवतल दर्पण। अब यह अवतल दर्पण कौन कौन से हैं? तो अवतल दर्पण क्या है? लिखेंगे M1 और क्या है? M2 है। अवतल दर्पण M1 M2 है। जिसका ध्रुव क्या है? तो जिसका ध्रुव जो है P है। जिसका ध्रुव जो है P है। वस्तु की दूरी लिखेंगे यहाँ पर, वस्तु की दूरी
तो वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं, तो वस्तु की दूरी जो है u से दिखाते हैं। वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी, तथा लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब किससे दिखाते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वह क्या है, v है। तो प्रतिबिंब दूरी v है, यहाँ पर है तो के नीचे क्या लिखेंगे, कामा। तो इतना जो है पहले माना में लिखना है। माना अवतल दर्पण है, m1 m2 है, और जो है क्या है, इसकी वस्तु की दूरी जो है u है, प्रतिबिंब दूरी v है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यह त्रिभुज बना है। त्रिभुज का नाम क्या है, तो ये लिखेंगे त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ओ डैश सी है। इस त्रिभुज का नाम क्या, देखिए ओ डैश सी, यह त्रिभुज देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में, और इधर का त्रिभुज का नाम है CI डैश। लिखेंगे यहाँ पर तथा लिख लेंगे, तथा त्रिभुज का नाम क्या है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज CI और क्या है I डैश में। मतलब पहला जो त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज का क्या नाम है, ओ डैश सी, और दूसरा त्रिभुज का नाम लिखे, क्या लिखे हैं, CI डैश। तो अब इसमें जो है थेल्स परमे का नियम लागू होगा। और थेल्स परमे कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो थेल्स परमे आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स परमे से। अब ये थेल्स परमे क्या होता है, तो देखिए कितना आसान है। जैसे इसमें का लंब लेंगे, अगर इसमें का लंब है तो इसमें का लंब लेना है, इसमें का अगर आधार लेंगे तो इसमें का आधार लेंगे। मतलब लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। जैसे इसमें लंब क्या है, इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे ओ डैश सी में, तो इसमें लंब क्या है, तो इसमें लंब जो है ओ डैश है। और इसमें लंब क्या है, तो इसमें लंब जो है आई डैश है, आई डैश है, बराबर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे इसमें आधार क्या है, तो OC है, तो लिखेंगे इसमें आधार OC है, और इसमें आधार क्या है, तो CI है। मतलब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज का भी लेकर के हल किया जा रहा है। तो इसमें त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, तो CI हो जाएगा, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर जो है 1। तो समीकरण नंबर जो है यहाँ बन गया 1। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर जो बना यह क्या हो गया, 1 बन गया। तो ये त्रिभुज में जो है किसका नियम लागू हुआ है, थेल्स परमे का। कितना आसान है, जैसे इसमें का लंब तो इसमें का लंब, इसमें का आधार तो इसमें का आधार का प्रयोग करना है। अब जो है सेकंड त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। अब इस त्रिभुज का नाम क्या, देख लीजिए त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम है कि बी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ यफ क्या नाम है, FBN, क्या नाम है, FBN, यह त्रिभुज हो गया। और इसमें क्या हो जा रहा है, आई डैश यफ। मतलब इधर का पहले फर्स्ट यह प्रयोग किए थे, अब यह सेकंड और यह सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का नाम क्या है, यफ है, बी है, यन है। कौन कौन है, यफ है, बी है, यन है। इस त्रिभुज को ध्यान से देख लीजिएगा। और इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम है, लिखेंगे तथा, और यह त्रिभुज का नाम क्या है, नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है, आई डैश यफ, क्या लिखेंगे, आई डैश यफ में। तो कौन सा त्रिभुज लिया गया है, पहले त्रिभुज के बारे में आप सभी विद्यार्थी समझ लीजिए कौन कौन त्रिभुज का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर लिखेंगे थेल्स परमे, तो यहाँ पर भी थेल्स परमे लागू किया जाएगा। तो थेल्स परमे क्या हैं, तो थेल्स परमे तो समझ में आ गया होगा कि लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। तो देखिए इसमें लंब क्या है, तो इसमें लंब जो है BN है, क्या नाम है, BN है। तो यहाँ लिखेंगे BN, अब यहाँ BN हो गया। और इसमें लंब क्या है, तो इसमें लंब जो है आई डैश है, क्या है, आई डैश है। तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें लंब क्या है, एक बार चित्र में देख लीजिएगा लंब क्या है। तो लंब क्या है, इसमें BN है, और इसमें लंब क्या है, आई डैश है। मतलब इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज में अगर जो लिया गया था उसमें भी लंब वही था, और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जब लिया गया है तो इसमें भी लंब BN, इसमें लंब क्या है, आई डैश है, बराबर। अब आधार इसमें बताइए क्या है, तो FN है, क्या है, FN है, बटा है, और इसमें आधार क्या आ जाएगा, तो IF होगा, क्या बनेगा, IF। तो लंब बटा लंब, ध्यान, और आधार बटा आधार, ऐसे समझ लीजिए। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर, क्या बनेगा, तो समीकरण नंबर बन गया यह 2।
तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से पहले देख लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या दिखाई दिया। यहाँ पे देखिए ओ डैश है और आई डैश है, और यहाँ पे क्या है bn बटा आई डैश है। इसका मतलब जो है यहाँ देखेंगे bn किसके बराबर होगा, तो यह bn जो है चित्र में एक बार और देख लीजिए, यह bn किसके बराबर होगा, तो ओ डैश के बराबर होगा, क्योंकि देखिए ओ डैश की जितनी लंबाई है वही लंबाई किसकी है, bn की है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि bn जो है किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे bn लगभग जो है bn किसके बराबर हो गया, तो ये bn किसके बराबर हो रहा, ओ डैश के बराबर होगा। तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखेंगे यफ यन जो है, यन यहाँ नहीं है, अंदर है, दर्पण के अंदर है। इसका मतलब यफ यन जो है लगभग किसके बराबर है, यफ पी के बराबर है। तो यहाँ यफ यन को हटा देंगे और वहाँ पे लगभग जो है यफ पी के लिख देंगे, क्योंकि यह यन जो है दर्पण के अंदर है, इसको दर्शाया गया। यह जो प्रतिबिंब दिखाई देगा इसके अंदर, ये दर्पण के अंदर दिखाई देगा, मतलब यन वाला बिंदु कहाँ पे रहेगा, पी पे रहेगा। तो इसलिए यफ यन के जगह पे क्या लिखेंगे, यफ पी लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है यफ यन और यफ पी को जो है यहाँ पर यफ यन की जगह पे यफ पी रख सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर bn किसके बराबर हो गया, ओ डैश के। तो bn को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ओ डैश हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, और नीचे क्या है, आई है और क्या है, आई डैश है, बराबर हो जाएगा, और यफ एन हट जाएगा तो क्या लिखेंगे, यफ एन जहाँ पे यफ पी हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, और आई एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर जो है, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 को अब ध्यान से देखिए, और समीकरण जो है 1 को ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 3 में क्या है। तो यहाँ पर bn के स्थान पे क्या रखा गया था, ओ डैश रखा गया, और यफ एन किसके स्थान पे रखा गया, यफ पी के स्थान पे। तो यहाँ पे देखेंगे यह समीकरण 1 में और यहाँ समीकरण 3 में देखेंगे दोनों मान आपस में क्या गया, बराबर आ गया। मतलब इसमें भी क्या है, ओ डैश आई डैश, इसमें भी क्या है, ओ डैश है, आई डैश है। मतलब इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या रखेंगे, ओ सी बटा सी आई रख सकते हैं। तो इसे यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है वह समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है, समीकरण 1 का मान जो निकला है वह किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में इसको क्या करेंगे, रख लेंगे। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो अब समीकरण 3 में क्या रखेंगे, इसको हटा देंगे, ओ डैश आई डैश को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ओ सी बटा सी आई रख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओ सी बटा क्या हो जाएगा, सी आई हो जाएगा, और यहाँ बराबर हो जाएगा, और यफ पी को यहाँ पे क्या करेंगे, उतार देंगे। यहाँ पर यफ पी बटा नीचे का हो जाएगा आई यफ हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे इसको हल किया गया है। तो समीकरण 1 में 2 त्रिभुज लिया गया और समीकरण 2 में 2 त्रिभुज लिया गया। दोनों त्रिभुज में जो है मान निकाल करके ओ डैश आई डैश का मान के जगह पे क्या रखा गया, ओ सी बटा सी आई रख दिया गया, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको निकालना है, एक बार ओ सी का मान निकालना है और सी आई का मान निकालना है और आई एफ का मान निकालना है। तो यह मान कैसे निकलेगा, यहाँ बगल में आपको समझाया जाएगा कि ओ सी किसके बराबर होगा और सी आई किसके बराबर होगा और आई एफ जो है किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे चित्र में, एक बार चित्र में ध्यान देंगे। अब चित्र क्या है, यहाँ से देखिए क्या लिखा गया, ओ पी। तो इस रेखा में क्या क्या है, तो यहाँ ये रफ कार्य है, तो चाहे तो इसको रफ कार्य में इसको लिख लीजिएगा, और नहीं तो अपने कॉपी फेयर में भी इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है, यह ओ है, ओ के बाद से क्या है, सी है, और सी के बाद से क्या है, आई है, और आई के बाद से क्या है, यफ है, और यफ के बाद से क्या है, पी है। तो अब इसी में जो है बारी बारी से इसको हल करना है। तो ये कहाँ से आया, ये रेखा में जो देख रहे हैं, रेखा में दर्शाया गया है, ओ है, सी है, आई के बाद से एफ है, पी है। अब इसी रेखा में पहला रेखा लेके चलेंगे, तो पहला रेखा अगर लेके चलते हैं तो इसमें मान लेते हैं यह ओ है, और यहाँ पे क्या है, सी है, और यहाँ पे क्या है, पी है। तो इसमें कैसे बनेगा, तो लिखेंगे पहले ओ सी प्लस क्या बनेगा, सी पी। अब देखिए ओ सी प्लस सी पी किसके बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे ओ सी मतलब ओ सी
प्लस क्या है सी पी, ये किसके बराबर होगा? तो ओ पी के बराबर होगा। किसके? ओ पी के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए ध्यान से, अगर ये सी से सी कट जाए, सी से सी कट गया तो क्या बचेगा? ओ पी, तो ओ पी हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए। तो कैसे बराबर हुआ? देखिए ये रेखा को हम बाहर किए, इसमें से जो चित्र में था, चित्र से बाहर करके आपको समझाया जा रहा है, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये ओ सी क्या है? यहाँ देखें, ओ सी प्लस सी पी, ये किसके बराबर होगा? तो पूरा किसके बराबर होगा? ओ पी के बराबर हो जाएगा। अगर ओ सी को हम यहाँ रोक दें, यहाँ ओ सी रुक जाए, तो अगर सी पी पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा? ओ पी माइनस क्या हो जाएगा? सी पी हो जाएगा। तो यह मान किसका निकल गया? तो यहाँ मान जो है ओ सी का मान जो है निकल गया। तो ओ सी के स्थान पे याद रखेंगे ओ पी माइनस सी पी को रखा जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा यहाँ बनाते हैं रेखा। अब दूसरा रेखा के लिए कैसे बनेगा? तो अब यहाँ देखिए ओ को छोड़ देंगे। अब हम लोग चलेंगे सी से। अगर मान लीजिए यहाँ से हम सी लेते हैं तो सी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया? आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? पी हो जाएगा। तो अब जैसे ऊपर हम लोग बनाए हैं ऐसे नीचे भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे? सी आई, क्या लिखेंगे? सी आई, सी आई हो गया, प्लस आई पी हो गया। अब बताइए किसके बराबर होगा? तो सी आई प्लस आई पी किसके बराबर होगा? तो सी पी के बराबर हो जाएगा। किसके? सी पी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ सी आई को क्या करेंगे? रोक लेंगे। अब यहाँ सी आई रुक जाएगा, तो आई पी जब पक्षांतर करेंगे तो आई पी ये प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सी पी माइनस जो है क्या बनेगा? आई पी हो जाएगा। तो ये पक्षांतर किए हैं, समझ में आ गया होगा। और यहाँ किसका मान निकाल दिए? सी आई का मान निकाल दिए, क्योंकि हमको सी आई के मान की ज़रूरत है। तो यह सब किताब में जो है, बुक अगर आपके पास होगा तो देखिएगा वहाँ पे डायरेक्ट मान निकाल दिया गया है। तो ये डायरेक्ट मान आपको निकालना जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर आपको मान निकाल करके आपको दिखाया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक रेखा और बच गया। अब रेखा इसको देखेंगे क्या है, तो यहाँ लिखेंगे, अगर मान लीजिए यह आई है, क्या है? यह आई है, और यहाँ क्या है? यफ है, और ये क्या है? पी है। ऊपर जो रेखा देखें इसी में से इसको बनाया गया है। एक बार ओ से चले हैं, एक बार सी से चले, एक बार अब आई से चलना है। एक बार ओ से, एक बार सी से, एक बार आई से। अब तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए क्या नियम है? तो कहेंगे आई एफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई एफ प्लस क्या होगा? एफ पी किसके बराबर होगा? तो आई पी के बराबर होगा। क्या हुआ है? आई एफ प्लस एफ पी किसके बराबर होगा? तो आई पी के बराबर होगा। अगर हम यहाँ आई पी को रोक लें, आई पी रुक जाए, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? आई पी माइनस जो है एफ पी हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यह तीन मान जो है निकाला गया। तो ये बगल में जगह खाली रहता है, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी ये तीनों मान जो है यहीं बगल में इसको क्या कीजिएगा? ज़रूर आप भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आता रहेगा। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ ओ सी, ये क्या लिखा है? ओ सी, और ये देखिए क्या है? ओ सी। मतलब ये ओ सी किसके बराबर आ गया? तो ओ पी माइनस सी पी के बराबर आ गया। तो यह ओ सी को हटा देंगे और इसके स्थान पे यह मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। अब देखिए सी आई, तो सी आई किसके बराबर है? तो सी पी माइनस जो है क्या है? आई पी है। अभी सी आई को भी हटा देंगे और आई एफ को भी हटाएंगे। आई पी माइनस क्या है? एफ पी है। तो अब ओ सी हटेगा तो क्या बनेगा? ओ सी हट जाएगा तो लिखेंगे ओ पी माइनस सी पी बटा हो जाएगा, और सी आई का मान क्या होगा? तो लिखेंगे सी पी माइनस आई पी बराबर हो जाएगा। और एफ पी का मान याद है उसमें निकला चित्र में, तो एफ पी का मान एफ पी ही रहेगा। और आई एफ देखिए किसके बराबर है? तो आई एफ जो है किसके बराबर है? तो आई पी माइनस एफ पी के क्या है? यह बराबर है। तो यह मान को जो रखा गया है आप लोग समझ रहे होंगे, यह मान कहाँ से आया? तो बगल में जो है आप लोग को निकाल के बताया गया कि कैसे मान निकाला गया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ओपी क्या है? ओपी के बीच की दूरी क्या है? तो देख लीजिए यहाँ से ओ से पी तक के बीच की दूरी क्या है? यू है, और ये दर्पण के सामने है। तो जब दर्पण के सामने रहेगा, याद रखिएगा दर्पण के जब सामने रहेगा तो यू भी एफ आर का मान सब क्या रहेगा? माइनस रहेगा। याद रखेंगे यू भी आर एफ सब का मान क्या रहेगा? माइनस रहेगा। जब दर्पण के सामने रहेगा मतलब आगे रहेगा, तो सभी मान क्या माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। तो यहाँ से देखेंगे ओ से पी तक के बीच की दूरी क्या है? यू है, और सी से पी के बीच की दूरी क्या है? आर है, और आई से पी के बीच की दूरी क्या है? भी है, और एफ से पी के बीच की दूरी क्या है? एफ है। तो इसके बीच की दूरी यहाँ पे रखा जाएगा। तो बताइए ओ से पी अगर चित्र में बनाएंगे तो ओ से पी देख लीजिए क्या था? ओ से पी के बीच की दूरी जो है माइनस हो जाएगा, और यह बनेगा यू। अब यू क्यों बना? माइनस क्यों बना?
क्योंकि वह दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने रहेगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस CP क्या था, तो CP क्या था, -R हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, चित्र में देखे होंगे कि यहाँ CP किसके बराबर था, R के बराबर था, और यहाँ बटा हो जाएगा, CP किसके बराबर होगा, तो -R हो जाएगा। IP देख लीजिए एक बार, और IP किसके बराबर हो रहा है, तो लिखेंगे IP किसके बराबर है, V के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस जो है लिखेंगे माइनस जो है V हो जाएगा। एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिए। FP, अब FP किसके बराबर होगा, तो FP जो है माइनस जो है F के बराबर हो जाएगा। और IP किसके बराबर है, तो IP जो है -V के बराबर है, -V हो जाएगा। और जो है यहाँ FP किसके बराबर होगा, तो FP जो है -F के बराबर हो जाएगा। तो ये सब मान कहाँ से आया, चित्र से देख करके ये मान को रखा गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व जब होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -U हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब R हो जाएगा, बटा हो जाएगा, -R हो जाएगा, प्लस अब माइनस माइनस मिल करके क्या बनेगा, V हो जाएगा, बराबर होगा -F हो जाएगा, बटा हो जाएगा, बटा फिर पुनः नीचे लाइन में क्या लिखेंगे, -V, और माइनस में मिल करके क्या हो जाएगा, +F हो जाएगा। तो ये लाइन भी समझ में आ गया होगा कि जब माइनस माइनस मिलता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखिए ये माइनस और ये माइनस मिला प्लस हो गया, यह माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। अब R किसके बराबर होता है, तो R जो है वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी के क्या होता है, दुगुना होता है। फोकस दूरी के दुगने भाग को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब R को हटा दिया जाएगा और R के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 2F रखा जाएगा। तो अब यहाँ मान को रखा जाएगा, तो अब R के जगह पे क्या रखेंगे, 2F रखेंगे, तो -U + 2F हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, माइनस जो है 2F हो जाएगा, प्लस जो है V हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, माइनस यहाँ F हो जाएगा, बटा हो जाएगा, -V + F हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, R के मान को क्या किया गया है, बदल दिया गया है। R किसके बराबर होता है, तो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो है गुणा कर लेंगे। अब एक एक लाइन गुणा को भी आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। तो यहाँ लिखेंगे U प्लस यहाँ लिखेंगे 2F हो जाएगा, और इसमें गुणा किससे होगा, तो गुणा किससे होगा, -V से, प्लस जो है यहाँ पर F से, और इसमें गुणा होगा -F से गुणा होगा तो -F हो जाएगा, कोष्ठक में -2F हो जाएगा, प्लस जो है क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब यह अंदर गुणा जो है बारी बारी से करेंगे। तो यह -U है, और ये माइनस में गुणा करेंगे तो U में V के गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये UV हो जाएगा। अब -U में इसमें गुणा करेंगे तो माइनस जो है क्या हो जाएगा, UF हो जाएगा, और 2F में इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, -2FV हो जाएगा, और 2F में इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2F का स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ है। -U में V का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, UV हो गया, -U में VF का गुणा -UF हो जाएगा, 2F में गुणा करेंगे -2FV हो जाएगा, 2F में F का गुणा करेंगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2F का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा, -F में गुणा करेंगे तो -FV हो जाएगा। तो गुणा जो है समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यह माइनस ध्यान देंगे, यह माइनस, अब यहाँ बिरादर को ध्यान देना पड़ेगा। बिरादर मतलब यह जैसे 2F स्क्वायर है और ये 2F स्क्वायर सेम है, तो माना जाएगा ये एक बिरादर के हैं, और ये 2F स्क्वायर को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो अब यहाँ क्या उतरेगा, यहाँ पर UV, ये सब मान को क्या कीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो सब मान जब पक्षांतर होगा तो पहले यहाँ से उतरेगा क्या, 2F का स्क्वायर -FV, और इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस है तो क्या बनेगा, यह +UF, इधर आएगा +2FV, और ये प्लस से पक्षांतर करेंगे तो -2F का स्क्वायर। तो सब मान क्या हो गया, पक्षांतर हो गया है। ये पूरा मान को क्या किया है, पक्षांतर कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो 2F स्क्वायर जो ये क्या है, माइनस है, 2F स्क्वायर जो है प्लस है, कट जाएगा। कटने के बाद से यहाँ क्या बचेगा, तो UV बचेगा बराबर, और यहाँ पे ध्यान देंगे, और यहाँ प्लस में क्या बचा है, तो यहाँ लिखेंगे UF बचा है, और यहाँ 2FV में से एक FV को घटा दीजिए तो क्या बनेगा, एक जो है FV बचेगा।
2 एफ भी में से 1 एफ भी क्या हो गया, घट गया, तो क्या बचेगा, 1 एफ भी बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो है, दोनों पक्षों में यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में जो है यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग करने पर, अब ये भाग कर देंगे, तो जब भाग होगा तो क्या हो जाएगा, तो अब दोनों पक्षों में भाग करेंगे। तो यह गुणा को जो है आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए और गुणा जो है अपने मन से कीजिए, कैसे कैसे इसको गुणा किया गया है। अब यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यू भी बटा, और भाग होगा तो क्या होगा, यू भी एफ हो जाएगा, बराबर हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, यू एफ बटा, और यहाँ किसे भाग करेंगे, यू भी एफ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा एफ भी बटा, किसे भाग करेंगे, यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग देने के बाद से देखेंगे यहाँ यू भी से यू भी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा। कटने के बाद से बताइए यहाँ क्या बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बटा एफ बचेगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ 1 बटा भी, अब प्लस 1 बटा यहाँ का बचेगा यू, तो क्या सूत्र आ गया, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू आ गया। तो समझ में आ गया कि कैसे इसको सूत्र का निगमन किया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। तो एक एक लाइन जो है इस सूत्र का निगमन में बताया गया, कैसे इसका निगमन किया गया और इसमें कौन कौन से नियम लागू किया गया। थेस पर में जो है 2 बार यहाँ लागू किया गया। थेस पर में जो अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा कि थेस पर में हमें समझ में नहीं आया। तो बहुत आसान विधि से यह सूत्र का निगमन बताया गया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का ये वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।